Good morning to all students of Motion Education Private Limited. My name is Gaurav Singh Jhala, Faculty Social Science, Motion Education Private Limited. आज हम हमारे लेक्चर 2 को लेने जा रहे हैं, जो लेक्चर हमने कल देखा था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बाद हमने मिनरल एंड रिसोर्सेज की बात की थी। मैंने एक बताया था कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये चैप्टर कैसे एक साथ कनेक्टेड है। लेक्चर 2 है हमारा मिनरल एंड रिसोर्सेज का, मैंने बोल दिया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आज जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट रिवीजन है, शॉर्ट रिवीजन हम कर ले कि हमने कल इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो कल हमने बात की थी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं अर्थ में से हमें जितने भी मिनरल मिलते हैं, वो सारे मिनरल्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पर्टिकुलर रीजन में स्पेसिफिक होते हैं। उनके बनने का जो प्रोसेस है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको एक पूरा प्रोसेस होने में लगता है। चाहे एक छोटे से छोटे मिनरल की हम बात करें, चाहे कोयला हो, कोल हो, पेट्रोलियम हो, या किसी भी तरीके का स्टोन हो, चाहे सॉफ्ट स्टोन हो या हार्ड स्टोन हो, चाहे मार्बल हो, चाहे टैल्क हो, चाहे वो लाइम स्टोन हो, हर एक तरीके का मिनरल जिसका इंडस्ट्रियल यूज है, जिसकी इंडस्ट्रियल वैल्यू है। क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर? पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने तरीके के मिनरल्स होते हैं। दूसरा, उन मिनरल्स की जो यूटिलिटी है वो क्या यूटिलिटी, उनका यूजेस कहाँ है, वो किस तरीके के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में उनका यूज जा रहा है। जैसे लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री में जा रहा है, ठीक है। कोल का प्रोडक्शन, हम कोल का जो यूजेस है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हम करते हैं। इसी तरीके से जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, या और भी जो फैब्रिकेटेड मिनरल्स मिलते हैं, चाहे आप बात करो कि जितने भी फर्टिलाइजर्स हो गए, इन सब का यूजेस कहीं ना कहीं हमारे डेली रूटीन लाइफ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि ये जो मिनरल्स हैं ये कितने तरीके के मिनरल्स होते हैं और इनकी अवेलेबिलिटी अर्थ में कैसे होती है। हमने देखा था कुछ मिनरल्स इग्नियस रॉक्स से बनते हैं। इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर जो डीप कंप्रेशंस हैं, जो दबाव है, जो हीट है, उसकी वजह से मिनरल्स हज़ारों सालों के रूप में अलग अलग फॉर्म में डेवलप होते हैं, अलग अलग स्टोन के फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर भी जो लेयर्स होती हैं, क्रेक, क्रीवेशियस, लोड्स एंड वेन्स, उन जगहों से हमें मिनरल्स मिलते हैं जहां पर उनका जमाव होता है, कंसंट्रेशन होता है। मैंने इसका एग्जांपल बताया था, हमारे हाथ की जो हथेलियां है उसमें अलग अलग हम लाइंस देखते हैं। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं, आप समझ सकते हो कि यही एक आउटर सरफेस है अर्थ का। ऊपर से जब हम जाते हैं नीचे की तरफ अर्थ के अंदर, इंटीरियर में, तो अंदर हीट और जो टेम्परेचर है वो राइज होता है। इसी टेम्परेचर और हीट की वजह से और जो लेयर्स हैं रॉक्स की, एक दूसरे के प्रेशर की वजह से ये वेन्स या ये लोड्स डेवलप होती हैं, ये क्रैक या क्रीविशियस डेवलप होती हैं, जहां ये अलग अलग मिनरल्स के रूप में स्टोर होती हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक्स की बात की थी, सेडिमेंट्री रॉक्स की हमने बात की। उसके बाद हमने देखा था अलग अलग जो मिनरल्स हैं, अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो वो लोड्स एंड वेन्स के रूप में हमें देखने को मिला था। तो इसी तरीके से जितने भी अलग अलग अक्यूरेंस है, अक्यूरेंस मतलब अर्थ में किस तरीके से वो हमें मिलते हैं, मिनरल्स का क्या एक जमाव है, वो हमने देखा था। प्लेसर डिपॉजिट, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये रिवर्स के बेड पर भी पाए जाते हैं और यही जो प्लेसर डिपॉजिट्स हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैटेगरी में हम गए थे। मेटालिक में हमने सबसे पहले देखा था आयरन के और, ठीक है, देन हमने देखा था मैंगनीज। उसके बाद हमने बात की थी एल्यूमिनियम की। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो लोकेशंस हैं, माइंस की जो भी लोकेशंस है, एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि आयरन और की जो लोकेशंस हैं, ठीक है, ये जो हमारा एक बेल्ट होता है पूरा, जिसको हम छोटा नागपुर कहते हैं, जिसके अंदर बेसिकली छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, ठीक है, और हमारा जो एक बेल्ट आता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये जो एक बेल्ट आती है जो सबसे ज़्यादा मिनरल्स को कंसंट्रेट करती है, छोटा नागपुर एरिया हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये आयरन और का कंसंट्रेशन, देन केंदुझार, मयूरभंज, ठीक है, देन कोरपुट, अमरकंटक में आप देख सकते हो बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का अयस्क, कटनी, बिलासपुर, ठीक है, हजारीबाग का प्लेट्यू। ठीक है, हजारीबाग के प्लेट्यू के अंदर हमने बात की थी जो मिनरल्स हैं। तो इस तरीके से जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, अगर आपको रिकॉल करें तो कर्नाटका के अंदर हम बात करें तो चित्रदुर्ग, चिकमागलुरु, बल्लारी एंड टुकमकपुर, यानी बीसीसी, एक कोड बनाया था मैंने शॉर्ट, BCCT, ये आयरन और के लिए कर्नाटका में आपको याद रखना है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमागलुरु, टुमकपुर, ये वो रीजन है जहां कर्नाटका में इटसेल्फ पूरा कंसंट्रेशन है आयरन और का, और कुदेरमुख सबसे बड़ी लार्जेस्ट माइन रिजर्व है आयरन और की इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी दूसरे मिनरल्स की, नॉन फेरस मिनरल्स में हम गए थे। ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो नॉन फेरस कैटेगरी में, फेरस और नॉन फेरस दो कैटेगरी में हमने देखे थे मेटल्स की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे एल्यूमिनियम तक हमने कल देखा था, आज हम स्टार्ट करेंगे माइका से। आज कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे,
इन क्वेश्चंस को आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न एनटीएससी स्टेज 2 का वो कैसा होता है। ठीक है, माइका की हमने बात की थी, एक बार फिर इसको देख लेते हैं। माइका डिपॉजिट्स, जो ये एक मिनरल है, अगर आप देखोगे तो कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वैसे दिखाई देगा, चमकीले होते हैं। रोड के साइड्स में भी, राजस्थान में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे भीलवाड़ा, अजमेर, वहाँ पर आप अगर चलोगे रोड के आसपास तो ये अपर लेयर ऑफ जो हिल्स होते हैं उनके स्क्रैचेस में से इनको निकाला जाता है खोद के, तो पतले पतले पत्तियों की शेप में ये मिलता है। ठीक है, माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इसकी जो माइंस हैं कोदेरमा, गया एंड हजारीबाग बेल्ट, झारखंड और बिहार की जो बॉर्डर है दोनों के पास एक बड़ा बेल्ट है, एक बड़ा एक्सपेंशन है, कोदेरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट, गया बोध गया वाला, ए ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। इसके साथ राजस्थान भी लीडिंग प्रोड्यूसर है। अजमेर में, जैसा मैंने बताया था, अजमेर भीलवाड़ा का जो पूरा स्ट्रेच है, जो एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास भी आप देखोगे तो रोड के किनारे जो हाईवेज है उसके आसपास आपको चमकते हुए पत्तेदार, परतदार, पत्तेदार, पतली पतली पत्तियां जो होती हैं ये आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में नेल्लौर इंपॉर्टेंट बेल्ट है जहां से माइका प्रोड्यूस किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आपको लोकेशंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वही क्वेश्चंस का बेस बनती है किसी भी मिनरल की। जो लोकेशन है, जो माइन की अवेलेबिलिटी है वो कहाँ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है माइका? क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल में। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंसुलेटर का ही काम करता है, तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता है। हाई वोल्टेज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए माइका का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब क्वेश्चंस देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिनका आगे एक्सप्लेनेशन है और कुछ क्वेश्चंस जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following statement is are not correct with regarding coal? कोल या कोयले के केस में इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट, पीट कोल इज द लोएस्ट कंटेंट ऑफ कार्बन प्रोड्यूस विद डिकम्पोजिशन ऑफ डिकेइंग प्लांट। पीट कोल जो होता है वो सबसे लो ग्रेड का कार्बन होता है, सबसे निम्न श्रेणी का कार्बन होता है, जिसके अंदर पौधों का हजारों साल का जो डिकम्पोजिशन है, वो पौधों के नए डिकम्पोजिशन, डिकेइंग प्लांट जो है वो इट विल टेक ईयर्स, मेनी ईयर्स टू फॉर्म एज अ पीट, या जो हम साधारण जो कोल होता है जो कि इनिशियल लेवल में मैन्युफैक्चरिंग के होता है, उसको हम बात कर रहे हैं। देन एंथ्रेसाइट कोल इज हाई ग्रेड कार्बन कंटेंट। एंथ्रेसाइट वो उच्च श्रेणी का कार्बन कोयला होता है जिनका कलर बिल्कुल ब्लैक होता है, क्रिस्टली फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, और कार्बन का कंटेंट उसमें सबसे ज्यादा होता है, और उसको बनने में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो का डिकम्प्रेशन उसके ऊपर लगा होता है, उसके ऊपर दबाव से वो बना हुआ होता है, और इंडस्ट्रियल यूज में यही लाया जाता है। देन टर्शरी कोल, जिसकी एज 55 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास है, जो उसकी लोकेशन भारत में है झारिया, रानीगंज और बोकारो। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आगे हम पढ़ेंगे इसको। ओनली वन, बोथ 1 and 3, ओनली 3 एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ओनली 3, यानी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। टर्शरी कोल, दो तरीके के कोल रिजर्व्स हैं भारत में, 200 मिलियंस ऑफ ईयर अगो, ठीक है, जिसका रिजर्व है झारिया, रानीगंज, बोकारो, यानी कि जो आपका उड़ीसा, झारखंड और जो बिहार का जो एक बेल्ट है पूरा छोटा नागपुर का, वहां सबसे ज्यादा टर्शरी कोल, गोंडवाना बेल्ट जिसको बोलते हैं, उस गोंडवाना रीजन के अंदर ये माइंस आती हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो है दामोदर वैली वाला जो पूरा एरिया है। ठीक है, जो टर्शरी कोल है ये है मेघालय का जो प्लेट्यू है, या असम का जो प्लेट्यू है, वहां का जो प्लेट्यू वाला एरिया है वहां पर टर्शरी कोल कंसंट्रेटेड है, जो 50 से 55 मिलियन ईयर्स अगो इसके बनने का एक पीरियड रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज विच स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1, गोदावरी और महानदी का जो एक एरिया है, डेल्टाइक एरिया, सोन और वर्धा वैलीज, ये कोल डिपॉजिट्स के लिए जाने जाते हैं। भारत का जो गोंडवाना बेल्ट में जो देखो, अब ये जो स्टेट्स है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल, देन झारखंड, देन उड़ीसा, ये पूरा छोटा नागपुर बेल्ट ही इसको हम बोलते हैं, ये हमें पता है। और इन एरियाज को जो रिवर ड्रेन करती हैं, ठीक है, महानदी, ठीक है, जिसपे हम गोदावरी, सोन, वर्धा वैलीज, इसमें कोल डिपॉजिट का रिजर्व है। मुंबई हाई, गुजरात, असम, ये वो लोकेशंस हैं जहां से भारत के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन रीजन्स हैं। चाहे डिगबोई की बात करो असम में, चाहे मुंबई हाई की ऑफशोर बात करो, आप समुद्र में से निकाल रहे हैं, या गुजरात में अंकलेश्वर से जो हम निकाल रहे हैं, यहां से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, बट इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है पेट्रोलियम पे। क्लियर? थर्ड स्टेटमेंट, लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन।
कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस के रिजर्व्स को आइडेंटिफाई किया गया है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं या सही नहीं है? तो आपको सही स्टेटमेंट ढूंढना है। तो ये सारे ही जो स्टेटमेंट हैं, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट, सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements is are not correct with regarding iron ore in India? भारत में लौह अयस्क या आयरन और, ठीक है, के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट। इन इंडिया लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसर स्टेट इज उड़ीसा। भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क उड़ीसा से उत्पादित होता है। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन और विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। ये स्टेटमेंट लास्ट ईयर के एंट्रेंस स्टेज 2 में आया है। बेलाडेला माइंस छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। कुदेरमुख माइन इज इन गोवा विच इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आपसे पूछा गया है नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसमें नॉट करेक्ट है। कुदेरमुख माइंस इज नॉट इन गोवा, इट इज इन कर्नाटका। कर्नाटका में है और ये दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व माइन है। तो इतने से छोटे से छोटे चेंजेस करके भी ना क्वेश्चंस का फॉर्मेट ही चेंज हो जाता है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही चेंज हो जाता है। तो स्टेज 2 बेसिकली है क्या? स्टेज 2 बेसिकली आपके स्टेटमेंट, आपके लॉजिक का एक टेस्ट है कि आपने जो पढ़ा है उसको आपको कितना मेमोराइज और कितना अच्छे लेवल तक मेमोराइज है। स्टेज 1 जितना ईजी नहीं होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कुदेरमुख माइन कहाँ है, कर्नाटका, ऐसे नहीं, या बेलाडाला कहाँ है, छत्तीसगढ़। वो आपका टेस्ट है, पूरे आपकी मेमोरी का चेक है एक तरीके से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जिसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, आपको सही स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा और सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर इज ओनली 4 इज करेक्ट आंसर, मतलब आंसर करेक्ट है बट स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर कॉपर इन इंडिया? कॉपर के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं भारत के कंसर्न में? इंडिया एक क्रिटिकली डेफिशिएंट रिजर्व होल्ड करता है कॉपर का, मतलब कॉपर के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। ऑल्दो हमारे पास माइंस है, लेकिन हमारे उत्पादकता, हमारे जो उपभोग है, यानी आर दैट मींस आर कंजप्शन इज वे हायर देन आर प्रोडक्शन। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। बालाघाट माइन जो है वो मध्य प्रदेश में है, जो कॉपर से रिलेटेड है। खेतड़ी माइंस जो राजस्थान से रिलेटेड है वो कॉपर से रिलेटेड है। सिंहभूमि माइंस जो उड़ीसा में है वो कॉपर से रिलेटेड है। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है? तो स्टेटमेंट 4 इज नॉट करेक्ट। सिंहभूमि उड़ीसा में नहीं है, सिंहभूमि जो है वो है झारखंड के अंदर। ठीक है, तो कुछ माइंस तो आपको, कुछ नेम्स तो आपको याद रखने, कुछ स्टेट्स तो इंपॉर्टेंटली आपको याद रखने, लाइक झारखंड, उड़ीसा, ये जिसमें भी लीडिंग प्रोड्यूसर है, इसमें जो भी माइंस है, इन 2 स्टेट्स की तो आप याद कर लो अगर आप कैपेबल नहीं हो बाकी का याद करने में। बट रिमेंबर, झारखंड एंड उड़ीसा में जो भी मिनरल है, चाहे वो बॉक्साइट हो गया, चाहे वो आयरन हो गया, चाहे वो मैंगनीज हो गया, और उनकी माइंस की लोकेशन तो आपको एटलीस्ट याद रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विद रिगार्डिंग कोल? क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, तो नेक्स्ट उस पर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिगार्डिंग जियोथर्मल एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी या जियोथर्मल के एनर्जी के केस में जो इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है या जो डेवलपमेंट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जियोथर्मल एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट क्लीन एनर्जी। ये एक क्लीन एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का एक एग्जांपल है। नॉन कन्वेंशनल कौन कौन से होते हैं? सोलर, विंड और हमारे जियोथर्मल, बायोगैस, जो भी हमारे कन्वेंशनल के अदर हम सोर्सेज देखते हैं। जो एनर्जी है, हीट है अर्थ के अंदर, वो रिलीज होती है आउटसाइड, और अपर लेयर्स ऑफ रॉक्स जो हैं वो हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, और उनसे जो स्टीम, जो हीट ऊपर निकलती है सरफेस पे, उससे स्टीम पर आधारित जियोथर्मल प्लांट्स बनाए जा सकते हैं, या इनका प्रैक्टिकल या इनका एक प्रोजेक्ट जो है अभी चलाया जा रहा है। भारत में ऐसे प्रोजेक्ट्स पूगा वैली और पार्वती वैली, जो कि हिमाचल और एक और रीजन में है, वहां पर इसको किया जा रहा है। पूगा वैली जो है वो लद्दाख में है, और पार्वती वैली ये हिमाचल में, मणिकर्ण सोर्स है, गुरुद्वारा भी है मणिकर्ण गुरुद्वारा, वहां पर है। तो कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो इसके सारे स्टेटमेंट सही हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन में ही मल्टीपल डेटाबेस है। लद्दाख, पूगा वैली, पार्वती वैली हिमाचल में है, पूगा वैली लद्दाख में, एक क्वेश्चन ये अब ऑटोमेटिकली तैयार हो गया और स्टेटमेंट भी तैयार हो गया। ठीक है, जियोथर्मल का जो पैटर्न है बनाने का, वो भी आपको समझ में आ गया कि अर्थ के जो इनर एटमोस्फेयर से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी से जो सरफेस है रॉक्स का, ठीक है, रॉक्स का सरफेस यहाँ भी है, ऊपर भी है, तो जो रॉक्स की सरफेस है वो गर्म हो रही है, और गर्म होने से जो हीट है वो ऊपर जा रही है। अगर यहाँ पर कोई वाटर का सोर्स है अपर सरफेस पे,
बाहर, अर्थ के बाहर, तो वो गर्म होता है और उसी को गर्म पानी के कुंड हम कहते हैं कि मणिकरण में गर्म पानी का कुंड है, या ज्वाला देवी में आग निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, गैस निकल रही है, या पूगा वैली में ऐसा वाटर सोर्स है जो गर्म है, गर्म पानी का कुंड। आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस में, यूट्यूब पे लोग चावल की पोटली बांध के गर्म पानी के सोर्स में डालते हैं और निकाल लेते हैं, आलू की पोटली डालते हैं उस गर्म पानी के कुंड में निकाल लेते हैं। तो इतने ठंडे प्रदेशों में जो हिल स्टेशन है या जो ठंडे प्रदेश है, वहां गर्म पानी का कुंड का सोर्स कैसे? तो वो जो जियोथर्मल एनर्जी है जो अर्थ से निकल रही है, रिलीज हो रही है, और उस एनर्जी से जो अपर सरफेस ऑफ रॉक है वो गर्म हो रहा है, और उसके ऊपर अगर वाटर सोर्स है तो वो वाटर सोर्स भी गर्म हो गया। तो उस स्टीम को कैप्चर करके उसे टरबाइंस चला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का कॉन्सेप्ट जियोथर्मल एनर्जी में जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिया में गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ, पहले तो बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, गल्फ ऑफ खंबात का है, कच्छ का है। ठीक है, तो अगर हम गुजरात का एक छोटा सा मैप देखें तो कच्छ वाला रीजन ये होता है, खंबात जो मुंबई और महाराष्ट्र गोवा के बीच में, इसे खंबात कहा जाता है। ठीक है, गुजरात में कच्छ और खंबात की खाड़ी वेस्टर्न कोस्ट पर जियोथर्मल एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, स्टेटमेंट 1। नागरकोइल एंड जैसलमेर ये दो रीजन है जहां विंड एनर्जी बहुत ज्यादा डेवलप की जा रही है ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर है वो गुजरात में है, या ये सभी स्टेटमेंट सही हैं? तो आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें से केवल एक स्टेटमेंट सही है, वो है सेकंड, नागरकोइल एंड जैसलमेर, जो कि लार्जेस्ट विंड फार्म्स हैं, क्लस्टर्स हैं विंड फार्म्स के, यहाँ बनाए गए हैं, विंड एनर्जी को टैप किया जा रहा है। एंड भारत का लार्जेस्ट विंड फार्म जो है वो गुजरात में नहीं है, ये बेसिकली नागरकोइल से मदुरई ही है, तमिलनाडु के अंदर ही है। ठीक है, और ऊपर गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ ये सोलर एनर्जी के लिए और विंड एनर्जी के लिए जाना जाता है। जियोथर्मल के लिए तो हमने अभी बात की, जो पूगा वैली है लद्दाख में, और जो मणिकरण है हिमाचल में, वो इसके लिए जाने जाते हैं। तो अब जो ये क्वेश्चंस का आपने सेट देखा, इससे आपको एक क्लियर विजन हो रहा होगा कि हाँ ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, लेवल इजी नहीं होता है, मेमोरी चेक पे ही पूरा गेम चल रहा है। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 माइंस लोकेशन विद देयर कंसर्न स्टेट। ठीक है, यानी ये कौन कौन सी माइंस हैं और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जहां पर इनकी लोकेशन है वो देखते हैं। कुदेरमुख आयरन और ऑप्शन में से ही देखना है आपको। ठीक है, मैं बताता जाता हूं। कुदेरमुख कर्नाटका में, बेलाडाला आयरन और की छत्तीसगढ़ में, झारिया झारखंड में, और बालाघाट कॉपर माइन मध्य प्रदेश में। तो आंसर है सी। ठीक है, सी इसका कॉम्बिनेशन है, 1 का सी कर्नाटका, 2 का डी छत्तीसगढ़, झारिया, और ये पता ही है कुदेरमुख मतलब जो घोड़े जैसे मुंह के समान जो ये लोकेशन है माइन की, उस तरीके का ये रिजॉर्ट है। बेलाडाला लाइक अ हम्प ऑफ द बुल, इसकी जो बेल्ट है पूरी एक्सटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इज लोकेटेड इन डैश इन इंडिया इज लोकेटेड इन, कहां है? कोदेरमा हजारीबाग इन झारखंड बेल्ट, अजमेर इन राजस्थान, नेल्लोर इन आंध्र प्रदेश, एंड गोवा इन वेस्ट बंगाल। आपसे पूछा लार्जेस्ट, ये तीनों ही हैं। कोदेरमा हजारीबाग गया अभी हमने देखा था, नेल्लोर और अजमेर तीनों में ही होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन झारखंड के कोदेरमा हजारीबाग और गया बेल्ट से किया जाता है। तो आंसर इज 1। तो ये जो क्वेश्चंस देखे, इन क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें ये तो पता चल गया कि किस तरीके का लेवल क्वेश्चंस का आता है। अब हमारे जो आगे नॉन मिनरल्स वाले रिसोर्सेज बचे हैं, जो नॉन हमारे मेटेलिक मिनरल्स बने हैं, उन्हें हम देखते हैं और उनसे जुड़े स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन, ये जो चूना पत्थर की तरह आप देख रहे हो, लाइमस्टोन बेसिकली चूना पत्थर ही बोला जाता है इसको। ठीक है, इसका कलर सॉफ्ट सैंडस्टोन होता है, ये पत्थर जो है बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, इसको पीस कर इसका इंडस्ट्रियल जो यूज है वो सीमेंट में सबसे ज्यादा होता है। मैंने पहले भी बताया था कि जो लाइमस्टोन है और जो आपका लाइमस्टोन के साथ जिप्सम है, ये दोनों ही सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोड्यूशन में होता है सीमेंट के लिए। सीमेंट इंडस्ट्रीज इन दोनों के बिना नहीं चल सकती है। राजस्थान इन दोनों ही मिनरल्स की कैटेगरी में फर्स्ट स्टेज पे है, और इसीलिए जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के सबसे ज्यादा सीमेंट प्लांट्स हैं वो राजस्थान के अंदर हैं। राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ वो सिटी है जिसको सीमेंट सिटी कहा जाता है, क्योंकि वहां 4 से 5 बड़ी कंपनियों के सीमेंट प्लांट्स हैं, और वो इसीलिए है क्योंकि जिप्सम और लाइमस्टोन की अवेलेबिलिटी राजस्थान के विंध्याचल स्क्रैप और अरावलीज के अंदर आसानी से देखी जाती है। ठीक है, इट इज फाउंड इन कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट रॉक्स से ही मिलता है। इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स के ही थ्रू ये मिलता है। बेसिक मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल्स फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन ब्लास्ट फर्नेस, और आयरन बनाने के लिए जो मैग्नीज के साथ जो मिलाया जाता है लाइमस्टोन स्टील बनाने के लिए, उसके लिए भी इसका इंडस्ट्रियल यूज होता है। अब
कौन से स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर है? फर्स्ट पोजीशन पे राजस्थान है, ठीक है। देन आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इक्वलेंट शेयर करते हैं। देन छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका। तो राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन। क्वेश्चन ये स्टेटमेंट फर्स्ट याद रखें, ठीक है। सीमेंट, लाइमस्टोन इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन इन सीमेंट इंडस्ट्रीज। स्टेटमेंट 2 इज इंपॉर्टेंट। एंड स्टेटमेंट 3, इट इज फाउंड विद द सेडिमेंट्री रॉक्स डिपोजिशन। तो एक डेटाबेस पे ही क्वेश्चन कैसे डेवलप होता है वो हम यहां देख रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट तरीके के मिनरल की बात करते हैं। अब वो सेगमेंट कोल जो हम बात कर रहे थे, कोल या कोयला, जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स के अंदर जाता है, कन्वेंशनल सोर्स के अंदर जाता है, जो हमारे प्रकृति से प्राप्त हमें मुख्य फॉसिल फ्यूल है, जिसका डिकम्पोजिशन बहुत लंबे समय के पीरियड पे होता है। और आज जहां से हम कोल निकाल रहे हैं बेसिकली वो गोंडवाना ट्रैक्ट है। और ये जो गोंडवाना ट्रैक्ट है, गोंडवाना ट्रैक्ट जो सदर्न पोर्शन है इंडिया का, उसमें कोल की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, या ईस्टर्न पोर्शन जो है छोटा नागपुर, उसमें सबसे ज्यादा है। 4 प्रकार के कोल की वैरायटी होती है, क्वेश्चंस के लिए भी याद रखें। सबसे पहले एंथ्रेसाइट, जो कि हाई ग्रेड कार्बन कंटेंट होता है, जिसमें कार्बन की वैल्यू मोर देन 70% होती है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, हैवी होता है। अगर आपने रेलवे स्टेशन पे या कभी आम दृश्य देखा हो, मालगाड़ी जो कोयला ले जाती है उससे अगर कोयला कभी कभार आपने देखा होगा गिरा हुआ होता है, अब बहुत सारा लोड करके ले आते हैं, कभी उस कोल को उठा के देखना, बहुत हार्ड होता है, उसका वेट होता है और उसके क्रिस्टलाइज फॉर्म बहुत सख्त होता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। एंथ्रेसाइट के बाद जो सेकंड ग्रेड का कोयला होता है उसे हम बोलते हैं बिटुमिनस। बिटुमिनस बेसिकली अगर आप देखोगे तो बिटुमिनस जो है इसका कंटेंट 50 से कम होता है, 50 to 60% इसका कंटेंट होता है बिटुमिनस का। और बिटुमिनस के बाद जो हमारा जाता है वो होता है लिग्नाइट, ABL। तो इसकी कैटेगरी को याद रखने के लिए आप क्या याद रखोगे, ABLP। और ये पीट जिसकी बात हमने की थी, पीट कोल सबसे कम समय में जो कंसंट्रेशन हुआ है, सबसे कम लेवल पे जो कंसंट्रेशन हुआ है, प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से बना है। तो ये देख सकते हो इसका कंसंट्रेशन में भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मटेरियल्स दिखाई दे रहे हैं। तो 4 वैरायटी है। अब आपको इनके लिए याद क्या रखना है, इंडिया में कहाँ कहाँ ये मिलते हैं। पीट के लिए तो आपको कोई लोकेशन नहीं दी गई है, लेकिन बाकी तीनों के लिए एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट, ये तीनों कोल की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं वो इनको यूज करते हैं इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं, ठीक है। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहते हैं, लिग्नाइट को भूरा कोयला या ब्राउन कोयल भी कहते हैं, ठीक है। एंड फाउंड इन नईवेली, तमिलनाडु। नईवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, इसे आप याद रखना, यह है नईवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। ये वो कॉर्पोरेशन है तमिलनाडु का जो बेसिकली कोयला, इसी कोयले के बेस पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है लिग्नाइट के ऊपर, और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा वहीं होता है नईवेली में, ठीक है। बिटुमिनस डीप बरीड एंड सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर, यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोडक्शन। बिटुमिनस का भी मेटल या मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब लोकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है। देखो कुछ रीजन्स मैंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल इज लाई विद द दामोदर वैली। अब देखो ये है झारखंड, ठीक है, ये है उड़ीसा, ये है छत्तीसगढ़, सॉरी ये है बिहार, ये है झारखंड, ये उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़। इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर बेल्ट, ठीक है, छोटा नागपुर, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो ये एरिया है, सिंगरौली वाला, सिंगरौली भी कोल बेस्ड सेक्शन है। तो यहां पर आप देखोगे ये जो एरिया है यानी दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल तक जो जा रहा है दामोदर वैली तक, ठीक है। दामोदर वैली ड्रेन जो होती है, नदी जो है, ठीक है। तो ये पूरा वेस्ट बंगाल झारखंड, जहां पर ये वेस्ट बंगाल और झारखंड का जो ये एरिया है, जिसके अंदर आपको याद रखने हैं झारिया, रानीगंज और बोकारो। आपने अगर स्टील प्लांट्स का भी नाम सुना हो तो बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। तो झारिया, रानीगंज, बोकारो और इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स, और यही सबसे बड़े कोल फील्ड है दामोदर वैली घाटी के अंदर। दामोदर वैली घाटी जिसको हम बेसिकली वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में पूरी स्प्रेडेड है दामोदर वैली, इस एरिया में, झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में। तो ये झारिया, रानीगंज, बोकारो, इसको तो याद रखना है, रटना है कि झारिया, रानीगंज, बोकारो, झारिया, रानीगंज, बोकारो इज रिलेटेड टू कोल, ठीक है। उसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज, ये जो नीचे है इस एरिया में ईस्टर्न साइड पे गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज, वहां पर भी कोल डिपोजिशन है गोंडवाना एज का, ठीक है। टर्शरी कोल अकर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय। ये देखो मेघालय की जो नॉर्थ ईस्टर्न है, हमने स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखा था टर्शरी कोल का, जिसमें क्या दिया होता कि टर्शरी कोल कहाँ है, झारिया, रानीगंज, बोकारो में। नहीं, टर्शरी कोल बेसिकली मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश के अंदर यानी इन जगहों पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और मेन जो हमारा कोल है वो हमारा छोटा नागपुर बेल्ट के एरिया में ही कंसंट्रेटेड है।
जिसको हम गोंडवाना लैंड से कहते हैं, और कुछ कोल हमारा तमिलनाडु के एरिया में भी पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कोल, इस पे क्वेश्चन आने के 100 प्रोबेबिलिटी होती है, स्पेशली लोकेशंस की। तो झारिया, रानीगंज, बोकारो तो आप याद रखो, बाकी भूल जाओ, क्योंकि अगर अब आपको क्वेश्चन झारिया, रानीगंज और बोकारो से मिलता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल और झारखंड का जो पूरा एरिया है, पूरा बेल्ट जो है, देखो मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं कोई मिनरल किसी स्टेट स्पेसिफिक ही मिले, हाँ हो सकती कोई लोकेशन हो, लेकिन कुछ मिनरल्स एक से ज्यादा स्टेट्स में भी फैले हो सकते हैं, ठीक है, तो वही कोल के साथ है। चलो अब उसके बाद बात करते हैं एनर्जी रिसोर्स में पेट्रोलियम की। कोयला के बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी हजारों सालों की प्रोसेस के थ्रू ही बना है, जहां से हम पेट्रोलियम निकाल रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो लोकेशन का आता है, ठीक है, उसी को देखते हैं सबसे पहले। तो इंडिया में जो सबसे पुराने पेट्रोलियम सोर्सेज हैं, एक तो है मुंबई हाई ऑफशोर, ऑफशोर मतलब समुद्र की सतह से निकाला जा रहा है, लैंड से नहीं निकाला जा रहा है। जो ऑनशोर निकाला जा रहा है, यानी जो लैंड बेस निकाला जा रहा है, वो मेजर सोर्स है असम के अंदर, ठीक है, असम में डिगबोई, नागरहटी, इन जगह। असम सबसे पुराने ऑयल फील्ड्स हैं, यानी असम में ऑयल प्रोडक्शन 1901 में ही शुरू हो चुका था। असम वो एरिया है जहां भारत के सबसे पुराने जो है स्टार्टिंग के ही ऑयल बेस्ड प्लांट्स एस्टैब्लिश हैं, ठीक है। अंकलेश्वर, ये गुजरात के अंदर एक इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसको आप याद रखें, यहाँ पर गुजरात में, ठीक है। ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज असम, और असम के अंदर ये लोकेशन है डिगबोई, नाहरकाटिया एंड मोरान हुगरीजान। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। डिगबोई, अगर नहीं याद होता तो इसको शॉर्ट फॉर्म बनाओ, DNM, ठीक है, DNM बना लो इसको, DNM, यानी डिगबोई, नाहरकाटिया एंड मोरानगंज। 63% जो इंडिया का पेट्रोलियम है वो मुंबई हाई से निकलता है, 18% जो है वो गुजरात और 16% असम। तो मुंबई हाई सबसे ज्यादा समुद्र में से जो है ऑयल निकाला जा रहा है मुंबई हाई से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पैरामीटर्स हैं पेट्रोलियम के लिए। अब साथ में नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के लिए क्वेश्चन हमेशा आता है, बार बार आता है कि सबसे लंबी जो गैस पाइपलाइन है 1700 किलोमीटर्स की, गैस आधारित जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले पावर प्लांट्स हैं, जैसे कि कोटा में, राजस्थान में कोटा में, अंता में भी गैस पाइपलाइन का एक्सटेंशन है इसी गैस पाइपलाइन का। हजारिया, विजयपुर, जगदीशपुर, हजारिया गुजरात में, देन विजयपुर मध्य प्रदेश में, और जगदीशपुर जो है वो हरियाणा उत्तर प्रदेश तक जा रहा है। तो ये जो लंबी गैस पाइपलाइन है, जो गैस का रिसोर्स है अंकलेश्वर जहाँ से निकल रही है, वहाँ से इस गैस को पहुंचाया जा रहा है, नेचुरल गैस को, अलग अलग राज्यों में, ताकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले पावर प्लांट्स हैं उसको ये जनरेट कर, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके गैस बेस्ड पावर प्लांट पे। तो नेचुरल गैस भी उसी का एग्जाम्पल है। LPG हम बात करते हैं या CNG हम बात करते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट रिजर्व जो है नेचुरल गैस के वो कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखें, ठीक है। 1700 किलोमीटर लॉन्ग लाइन हजारिया, विजयपुर, जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई एंड बेसिन विद दी डिफरेंट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन स्टेट प्लांट्स। ये हम उसमें भी पढ़ेंगे, लाइफ लाइन इंडियन इकोनॉमी में, पाइपलाइन में भी हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और ऐसी कुछ पाइपलाइन यहाँ असम में भी है, असम से जो वेस्ट बंगाल तक जा रही है। बेसिकली पाइपलाइन कम्युनिकेशन भी करती हैं और शॉर्ट फॉर्म में एनर्जी को पहुँचाती हैं, और इनका एक्सटेंशन आगे ईजिली बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, इसको केवल मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि जो पेट्रोलियम है या कोल है, उनका भी जो निकालने का एक पैटर्न है वो हम उसी अर्थ के नीचे सरफेस से निकालते हैं जहां हम बाकी रिसोर्सेज को देखते हैं। देखो यहाँ पर ये शाफ्ट माइनिंग, इसको शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं, एक लंबा पाइप या मोटा पाइप डालकर ऑयल या लिक्विड जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि ऑयल वेल, ये ऑयल का जो कंसंट्रेशन लेयर्स के बीच में है वहाँ से निकाला जा रखा है। सैंडस्टोन लेयर, इम्पेरेबल कैप रॉक, गैसेस भी वहीं से निकाली जा रही हैं। फ्रेश वाटर के सोर्सेज भी होते हैं। कई बार आपने ऐसी न्यूज़ सुनी होगी ना कि खेत में कुआं खोदने गए और बोरिंग खेत में ट्यूबवेल खोलने गए, बोरिंग डाली और वहाँ से कोई गैस निकल गई और उसमें फ्लेमेबल गैस थी और उसमें आग लग जाती है। किसी भी जगह पर आपने अक्सर ये न्यूज़ सुनी होगी कि खेत में बोरवेल खोदते हुए या ट्यूबवेल खोदते हुए एक गैस का एमिशन हुआ, और वो गैस, क्योंकि ये सारा जो रिजर्व है, ये सारा जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है, अर्थ के अंदर जितनी भी हीट है, अर्थ के अंदर जितनी भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जितने भी डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उनके बीच की रिएक्शंस की वजह से हमें सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो गैस, ऑयल, ठीक है, और शेल, जो आपने सुना होगा, शेल जो है जो सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जो गैस पाइपलाइन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, कॉमर्शियल नॉन बेस गैस, ठीक है, और ये सील, देन ये गैस के भंडार। तो ये सब अर्थ की लेयर्स में से ही बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हम जो है निकाल रहे हैं, या उनका एक्सट्रैक्ट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज में इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा मेजर प्रोडक्शन है, बिजली जो हमारा मेजर एक रिसोर्स है, उसको प्रोडक्शन करने के दोनों तरीके होते हैं, एक तो नॉन कन्वेंशनल और एक कन्वेंशनल। कन्वेंशनल के अंदर हम क्या देखते हैं, जो भी हमारा कोयला है, पेट्रोल है, गैस है,
वो हमारा हो गया। नॉन कन्वेंशनल सोलर, विंड, जियोथर्मल, विंड एनर्जी और जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है वो जिसको हम बोलते हैं कि जो नए सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनकी हम बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन हमेशा आता है पावर प्लांट्स पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे एक क्वेश्चन हमेशा आपको मिल जाएंगे। या तो क्या होगा, पावर प्लांट आपको बता देंगे लिस्ट 1 कि मान लो कि नरोरा पावर प्लांट, तारापुर पावर प्लांट, ठीक है, जैसे नरोरा उत्तर प्रदेश में है, राउतभाटा पावर प्लांट राजस्थान में, ककरापार जो है गुजरात में, देन तारापुर जो है महाराष्ट्र में जो सबसे पहला पावर प्लांट था, देन कैगा कर्नाटका में, और कुडनकुलन जो सबसे नया है अभी जो तमिलनाडु में बना है वो। तो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हो सकता है आपको लिस्ट दे देंगे 6 पावर प्लांट के नाम की, नरोरा, राउतभाटा, काकरापार, तारापुर, क्वेश्चन आया हुआ है, और उनके कंसर्न स्टेट की कि किस स्टेट में ये एसोसिएटेड है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर जो यूरेनियम, थ्योरियम और प्लूटोनियम पे बेस्ड होती है उसको हम क्लीन एनर्जी का एक सोर्स मानते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल दो तरीके से बनाते हैं। हाइड्रो मतलब जो कि हम वाटर बेस्ड रिन्यूएबल रिसोर्स बना रहे हैं, वाटर पे या रिवर के सोर्सेज पे हम पावर प्लांट लगा के जो बना रहे हैं, स्पेशली जैसे आप बात करोगे भाखड़ा नांगल, दामोदर वैली एंड कोपिली हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरा थर्मल, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। थर्मल जो एनर्जी है उसको हम कोयला, पेट्रोल या नेचुरल गैस के आधार पर हम इसको बना रहे हैं, जिसके फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो नॉन कन्वेंशनल जो है, ठीक है, जैसे कि हम बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में, तो उसमें सोलर, विंड, टाइड और बायोमास एनर्जी की हम बात करते हैं। बायोगैस या बायोगैस जो गाँव में बायोगैस प्लांट बनाते हैं, गोबर गैस जिसको बोला जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर, यूरेनियम एंड थोरियम विच आर अवेलेबल इन झारखंड एंड अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान आर यूज फॉर जनरेटिंग एटॉमिक पावर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अब सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे यूरेनियम बेस्ड है, यूरेनियम के भंडार भारत के पास कम है। ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री एक रीजन है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम के सोर्सेज है, ठीक है। तो जो जितना भी यूरेनियम के सोर्स पे आधारित है, जो हम बात करते हैं पावर प्लांट की या जो हम पावर प्लांट बेस्ड एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, उसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। देन कुछ रिजर्व्स हमारे पास ऐसे भी आइडेंटिफाई हुए हैं, जैसे मॉन्जाइट सैंड जो हैं, सैंड से भी यूरेनियम के रिसोर्सेज बनाए जा रहे हैं। केरला का जो कोस्टल एरिया है जहाँ पर मॉन्जाइट सैंड है, वहाँ से यूरेनियम के भंडार और थोरियम के जो भंडार है वो मिले हैं। ये वाटर को तो खैर ये डिप्ली वाटर का तो ये जो है बेसिकली इसको हम बात करें कि उसको तो ये पीने लायक नहीं बना पाते हैं, पीने लायक नहीं हो पाता है वो वाटर, बट उसका यूज़ बेसिकली एनर्जी के लिए है। अभी थोड़े दिनों पहले आइडेंटिफाई हुआ था राजस्थान में एक रीजन में यूरेनियम की मात्रा पानी के साथ पाई गई थी, तो इसका मतलब ये था कि यूरेनियम के भंडार जो है वो अर्थ के नीचे उस रीजन में कंसनट्रेटेड है बेसिकली, ठीक है। अब तो ये तो बात हुई न्यूक्लियर एनर्जी की, जो न्यूक्लियर एनर्जी केस में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है विंड एनर्जी, ठीक है। विंड एनर्जी को समुद्र में भी इंस्टॉल किया जाता है। ये रिसेंटली गुजरात के अंदर जो है इंस्टॉल किया गया है, पहला ऑफशोर, ऑफशोर मतलब ज़मीन पे नहीं है, गुजरात में पहला ऑफशोर विंड एनर्जी प्लांट बनाया गया है समुद्र में, कोस्टल रीजन में, गल्फ ऑफ कच्छ के पास, ठीक है। ये आप देखोगे सरफेस पे भी होता है, ऊंचे पहाड़ों पे भी लगाए जाते हैं, जहां पर विंड का फ्लो तेज होता है। तो विंड एनर्जी एक सबसे क्लीन एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, विंड एनर्जी। और इसको इसी तरीके से बनाया जा सकता है, आपने देखे होंगे। सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट विंड फार्म इंडिया का जो है वो तमिलनाडु में नागरकोल से मदुरई शहर तक फैला है, जो हमने कहाँ देखा था, हमने बात की थी जिसकी कि अभी एक क्वेश्चन में हमने देखा था। तो लार्जेस्ट जो विंड फार्म है नागरकोल से तमिलनाडु, इसको आप देखोगे, ठीक है। देन नागरकोल और जैसलमेर वो जगह है, जैसलमेर क्यों, क्योंकि जैसलमेर एक ड्राई रीजन है, हवाएं तेज़ चलती हैं, लो प्रेशर का एरिया रहता है, तेज़ी से हवाएं चलती हैं, तो वहाँ पर जो विंड फार्म है और सोलर पैनल जो सोलर और विंड दोनों एनर्जी के लिए अप्रोप्रिएट जगह है जैसलमेर, ठीक है। आगे बात करते हैं सोलर। तो ये एक आम दृश्य, हमने हमारे घरों पे आजकल सोलर एनर्जी को या सरकार सोलर एनर्जी को टैप करने के लिए बहुत सब्सिडीज़ देती है, पैसा देती है। तो सोलर एनर्जी भी एक इस तरीके का पॉइंट है हमारे देश में जहाँ पर सनलाइट लगभग 7 से 8 महीने अच्छे से अवेलेबल रहती है। हम ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं जहाँ सनलाइट की अवेलेबिलिटी अच्छी सी है। तो जितना अच्छी सनलाइट है इसको हम यूज़ कर सकते हैं सोलर एनर्जी को फोटोवोल्टिक सेल्स में एनर्जी को स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए। सोलर पैनल्स इनको बोला जाता है, और ये पैनल्स छत पे इंस्टॉल होते हैं और आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी प्लस किसी बड़े प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा सोर्स होता है वो है बायोगैस, गोबर गैस प्लांट जिसको बोलते हैं, जो एक कन्वेंशनल काउ डंग के या काउ डंग से जो मीथेन गैस जो है, उस मीथेन गैस को यहाँ पर यूज़ किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। श्रब्स, इसमें झाड़ियाँ, पुराने फार्म वेस्ट, कचरा, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट जो है वो सारा इसमें डाला जाता है, और एक तरीके का गैस है जिसको ये गैसियस कंबशन होता है मीथेन का, उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी। गाँव के अंदर गोबर गैस प्लांट्स जो हैं ये बहुत सालों से सरकार के द्वारा प्रोत्साहित की जा रही हुई कन्वेंशनल के अलावा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो महिलाएं गांव में लकड़ियों के ऊपर या
नॉन कुकिंग क्लीन फ्यूल एनर्जी के ऊपर बेस्ड हैं, तो उन्हें ये गोबर गैस प्लांट एक तरीके से एडिशनल जो है वैल्यू प्रोवाइड करता है। उसके बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी इस पे क्वेश्चन आता है, एक तो जियोथर्मल, ठीक है, और एक आपका हमारी जो बात थी टाइडल। जियोथर्मल का मैंने बताया था कॉन्सेप्ट क्या था, जहां पर भी अर्थ के अंदर इंटीरियर हॉट रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, जिनका भी फॉर्मेशन कुछ हज़ार सालों पहले हुआ था, वो सेटल्ड नहीं है, सॉलिडिफाई नहीं है या कूल डाउन नहीं हुए हैं, उन हार्ड हॉट रॉक्स के ऊपर से जो एनर्जी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है या जो हीट ऊपर की तरफ जाती है वो अपर लेयर्स को भी गर्म करती है। अब जब अपर लेयर्स को गर्म करती है और इनके ऊपर कोई वाटर सोर्स होता है, तो ये जो वाटर सोर्स है इसके अंदर गर्म पानी का सोर्स डेवलप होता है या हीट डेवलप होती है। सिंपल सी बात है, जो आप हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो जब आग किसी सरफेस पे लगाई जाती है तो उसको धीरे धीरे वो मटेरियल के अकॉर्डिंग जो भी उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी है, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो मेटल है, तो धीरे धीरे उसकी सरफेस गर्म होती है और फिर उसके अंदर का पानी गर्म होता है, लिक्विड गर्म होता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आता है। तो जहाँ पर भी ये स्टीम, ये जियोथर्मल सोर्स है भारत में, वहाँ जो अभी जो न्यू ट्रायल्स किए जा रहे हैं वो है पोटेंशियली इसको कैप्चर करें हीट को और टर्बाइंस को चलाएं, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी है वो ग्राउंड वाटर के अंदर जो अर्थ की जो एनर्जी निकल रही है उस हीट को ट्रैप करना जाता है। और ये जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, पार्वती वैली मणिकरण हिमाचल प्रदेश में लोकेशन जहाँ ऐसा प्लांट बनाया जा रहा है, और पूगा वैली लद्दाख के अंदर इस तरीके का प्लांट बनाया जा रहा है जहाँ इस प्रोजेक्ट को फाइनल शेप में दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएगा। टाइडल एनर्जी, जहाँ हाई टाइड रीजन्स हैं, ओशन में जो हाई टाइड रीजन्स हैं जहाँ टाइड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात के पास इसके सोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पर इस एनर्जी को, इस टाइडल एनर्जी को, जो पानी का जो फ्लो है उसको कैप्चर करके, उस टाइड्स को कैप्चर करके टर्बाइंस चलाए जाते हैं, और उन टर्बाइंस की से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है उसी को किया जाता है। तो टाइडल एनर्जी के लिए भी आपसे क्वेश्चन आता है कि किस रीजन में टाइडल एनर्जी के सोर्स बहुतायत में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इंडिया में गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, अब रिकॉल करो उस क्वेश्चन को जो हमने पढ़ा था, जहां हमने पूछा था कि गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात में कौन सी एनर्जी ला रहे थे हम, जियोथर्मल, जबकि वो गलत है, जियोथर्मल की लोकेशन है हिली रीजन्स। तो गुजरात में एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गंगेटी डेल्टा, सुंदरबन रीजन्स में भी जहाँ टाइडल जोन है, हुगली नदी के आसपास हाई टाइड्स रीजन्स जहाँ वाटर तेजी से आता है और तेजी से वापस जाता है, तो टर्बाइंस घुमाने के लिए उसके फोर्स को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी इसके ऊपर आधारित पोटेंशियल, अब देखो जो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं जियोथर्मल और जो आपका टाइडल है, ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज भी है। भविष्य में जिनके आधार पर हम टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप करेंगे, तो इस बेसिस इस तरीके की टेक्नोलॉजी को वहाँ टैप किया जाएगा, वहाँ से प्रोड्यूस किया जाएगा और निकाला जाएगा। तो अब जो यहाँ तक की हमने इसमें बात की, यहाँ से क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। एक बार फिर से हम देखेंगे कि हम क्या बात कर रहे थे। हमने जो रिसोर्सेज की बात की पूरे मैप में, ठीक है, जहाँ जहाँ भी हमने मैप्स विजिट किए, जैसे कि अगर आप इन ब्लैक डॉट्स को देखो तो थर्मल है। अब थर्मल का बेसिस क्या होता है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ देखो दिल्ली में देखो, तो ये जो प्लांट्स हैं ये कोल बेस्ड हैं या गैस बेस्ड हैं, ठीक है। जो रेड वाले ट्राइंगल्स हैं वो न्यूक्लियर बेस्ड हैं। इस पे याद रखना क्वेश्चन आता ही आता है न्यूक्लियर वाले के ऊपर, ठीक है। दूसरा जो हमने कोल वाला देखा था कॉन्सेप्ट, कोल वाले के अंदर भी क्वेश्चन आते ही आते हैं कि कोल के जो लोकेशंस हैं, इसको हम मैप में देखते हैं एक बार यहाँ से, ठीक है। तो एक बार फिर इसको आप देखोगे तो हज़ारीबाग, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि इसका विजन जो है वो क्लियर हो जाए एक बार, ठीक है। अब देखो हज़ारीबाग गया, ये देखो बॉर्डर जो है यहाँ पर, इस बॉर्डर को आप देख पा रहे हो इजीली कि ये जो बॉर्डर एरियाज़ जो हैं, इन बॉर्डर एरियाज़ को हम यहाँ से देखते हैं। ये बिहार और झारखंड, ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो जो हमने कोल की बात की थी दामोदर वैली, वो ये वाला रीजन हो गया हमारा वेस्ट बंगाल वाला, ठीक है। ये मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, ये छत्तीसगढ़। यहाँ पर देखो आपका बेलाडाला माइंस वाला कॉन्सेप्ट हो गया, बालाघाट जो कि आपने कॉपर के लिए पढ़ी थी। पूरे मैप के अंदर ही एक्टिविटी स्टार्ट की जा सकती है, पूरे मैप से ही आप लोकेशन समझ सकते हो। नीचे देखो चित्रदुर्ग, बलारी, चिकमागलुरु एंड टुमुकपुर, जिसका कोड मैंने क्या बताया था, BCCT, कुदेरमुख माइन, इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। कुदेरमुख माइन, रत्नागिरी एंड गोवा, ये आयरन ऑर के रिजर्व। कोड बनाओ, अपने लैंग्वेज में डिकोड करो, आप किस तरीके से याद रख सकते हो उस कॉन्सेप्ट को, उस लोकेशन को, उस माइन को, उसे अपने अकॉर्डिंग एनहांस करो, ठीक है। अब देखो केंदुझार, जो हमने बात की थी, केंदुझार, मयूरभंज, ठीक है, ये भी हमने पढ़े थे, आयरन और के मैंगनीज के रिजर्व्स के लिए पढ़े थे हमने, ठीक है। देन मैकॉल हिल, चंद्रपुर, अगर इसको रिवीजन एक रिकॉल करना चाहें तो ये मैंगनीज के कोर्स में इसको देखो। सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर जो है मैंगनीज के लिए हमने किससे बात की थी, मध्य प्रदेश में। देखो अब यहाँ पर बॉक्साइट एल्यूमिनियम के लिए
अमरकंटक कटनी प्लेट्यू, ठीक है, ये हमने बात की थी। कोरपुट जो कि उड़ीसा के अंदर है। तो जो भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप याद रख सको विद मैप, मैप ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक का जो पूरा कॉन्सेप्ट है हमने इस चैप्टर में देखा था। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भी आज हमने सॉल्व किए थे, उन क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर करना, इन क्वेश्चंस को जरूर देखना, क्योंकि इन क्वेश्चन से ही आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस तरीके से आता है, वो कैसे पूछा जाता है, या उसके आइडिया क्या है। अब एक बार फिर उस क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा कि जो कोल है, लोवेस्ट कोल पीट, एंथ्रासाइट हाई ग्रेड, और झारिया रानीगंज बोकारो में टर्शरी कोल होता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि टर्शरी कोल तो मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है इंडिया के, वहाँ पाया जाता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। इसको अगर ढंग से पढ़ लोगे तो इसमें से 2 क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा। हर एक चैप्टर का वेटेज होता है स्टेज 2 में, और वहाँ से वो निकल कर आता है, ठीक है। देन एक क्वेश्चन ये देखते हैं हम, बालाघाट वाला हमने देखा था। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर कॉपर? कॉपर के लिए कौन से ट्रू स्टेटमेंट है? बालाघाट लीडिंग प्रोड्यूसर, खेतड़ी में सबसे ज़्यादा, सेकंड 43%, 52% मध्य प्रदेश में, और उड़ीसा में सिंह भूमि। तो सिंह भूमि में कॉपर का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो सिंह भूमि में क्या होता है, चलो देखते हैं सिंह भूमि में किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ कहीं देख पा रहे हैं हम, सिंह भूमि इन झारखंड एंड खेतड़ी इन झुंझुनू आर मेजर रिजर्व ऑफ कॉपर। देन फेरस मिनरल्स में हमने देखा था उड़ीसा झारखंड बेल्ट, बीसीसी, देन हमारा महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, और दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट हमारा बेलाडाला जो रेंज के अंदर जाता है। क्लियर? तो इस चैप्टर के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, उनको रिवाइज करें। एक क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूँ कहीं उसमें हमने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया। हाँ, सिंह भूमि इज इन उड़ीसा, जो हमने देखा था कहाँ है, झारखंड के अंदर। तो कॉपर के जो रिजर्व है सिंह भूमि में, वो कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्कोरिंग चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ो, इसको ध्यान से समझो, ठीक है। आगे हम दूसरा चैप्टर जब देखेंगे, हाँ, जियोथर्मल वाला क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर सॉल्व करना। तो ये हमने आज चैप्टर देखा था रिसोर्स, मिनरल एंड रिसोर्सेज। इसको रिवाइज करें, इसको रिकॉल करें, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करें। डू लाइक, सब्सक्राइब मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू।